हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेके आए हैं वह एडुटेरिया प्रकाशन की तरफ से जो बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट जो लॉन्च किया गया है वॉल्यूम 1 का। आज उसका हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 1 कवर करेंगे। और इस बुक में जो है टोटल 10 मॉडल सेट जो है दिया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम 1 का जो है ये बुक है और 10 मॉडल सेट जो है इसमें कवर किया गया है और इसमें जो है प्रत्येक सेट में 100 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन और इसको फुली डिस्कशन के साथ जो है हम लोग क्लियर करेंगे इसका जो है प्रैक्टिस सेट 1 को। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वह है, पहला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, देखिए हिंदी से दिया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबोधन कारक है। कौन सा कारक है इसमें, संबोधन कारक है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपना काम निकालना। अपना काम निकालना ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं। संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्त्रीलिंग हो जाएगा। आकारांत शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अंत आकार से होता है, अर्थात जिनके अंत में आ होता है। क्या होता है, जिनके अंत में आ होता है, याद रखिएगा। जैसे कि लता हो गया या फिर रमा हो गया, बालिका हो गया, विमला हो गया, ये सब के सब जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य है क्या। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी में जो दिया वह आम खाता है। वह आम खाता है जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में कि चिड़िया का बहुवचन होगा क्या। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है, चिड़िया। ये चिड़िया का क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दही शब्द है क्या। दही शब्द क्या है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग। दही शब्द कौन सा है, कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करण कारक। कौन सा कारक है कि इसमें, करण कारक है। अच्छा, करण कारक जो है वह साधन जिससे क्रिया होती है, यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है, करण कारक कहलाता है। ठीक है, और करण कारक के जो विभक्ति चिन्ह है वो है से और के द्वारा, याद रखिएगा। कौन कौन सा इसका है, से, यहाँ पे से हो जाएगा और के द्वारा हो जाएगा, याद रखिएगा, से और के द्वारा। उसके बाद जो है अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि कौन से कथन या शब्द कमल के सभी पर्यायवाची है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है, सरोज, पंकज, अरविंद, ये सब के सब जो है कमल के पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दाल का बहुवचन शब्द क्या है। दाल का बहुवचन शब्द क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दालें। क्या हो जाएगा, दालें हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है कि ड्यू टू, उसके बाद ब्लैंक है, रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू, फिर ब्लैंक है, वाटर सप्लाई। यहाँ पे जो है दो जगह ब्लैंक है और दोनों जगह जो है यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक जगह स्कैंटी हो जाएगा और दूसरे जगह क्या हो जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू प्रोवाइड वाटर सप्लाई। ठीक है, और यहाँ पे जो स्कैंटी का मतलब होता है वो होता है
कम बोल सकते हैं या फिर अल्प बोल सकते हैं। स्कैंटी का मतलब क्या होता है, कम होता है या फिर अल्प होता है। और प्रोवाइड का जो मतलब होता है वो होता है प्रबंध कराना या फिर उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है गेटी, GAITEY, ये जो है यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है। करेक्ट जो है स्पेलिंग इसका नहीं है। तो इसका जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका GAIETY। क्या हो जाएगा यहाँ पे, GAIETY हो जाएगा, याद रखिएगा। और इसका जो मतलब होता है वो होता है आमोद प्रमोद। क्या होता है, आमोद प्रमोद होता है गेटी का मतलब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है कि एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स एट ए डिस्टेंस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूर के वस्तुओं और स्थानों को देखने के लिए जो है यह प्रयोग में लाया जाता है टेलीस्कोप। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्टोरी टोल्ड टू इलुस्ट्रेट अ मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है पैरेबल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरेबल हो जाएगा। ठीक है, पैरेबल का जो मतलब होता है वो होता है कहावत। क्या होता है पैरेबल का मतलब, कहावत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि माई फादर स्ट्रेंड एवरी नर्व टू इनेबल मी टू गेट सेटल्ड इन लाइफ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है वो वर्कड वेरी हार्ड, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्कड वेरी हार्ड का मतलब जो होता है वो होता है टू स्ट्रेन एवरी नर्व, का अर्थ है यहाँ पे खून पसीना एक करना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, खून पसीना एक करना हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे दिया हुआ है वेरासिटी। क्या दिया हुआ है, वेरासिटी। और इसका जो है एक्सप्रेस जो करेगा राइट मीनिंग, इसको जो है क्या करना है, चूज करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है ट्रूथ। ये ट्रूथ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि वेरासिटी का जो मतलब होता है, वेरासिटी का मतलब भी होता है सच्चाई। क्या होता है वेरासिटी का मतलब, सच्चाई होता है। और ट्रूथ का मतलब भी सेम वही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरासिटी का मतलब सच्चाई होता है और इसका ट्रूथ का मतलब भी सत्य या सच्चाई होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद जो है देखेंगे अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द अपोजिट मीनिंग ऑफ इम्प्लीकेट इज। इम्प्लीकेट का जो है यहाँ पे अपोजिट या विपरीतार्थक शब्द जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है इग्जोनिरेट। इग्जोनिरेट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, इग्जोनिरेट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इम्प्लीकेट का मतलब होता है किसी को फंसाना। क्या होता है, फंसाना। इम्प्लीकेट का मतलब क्या हो जाता है, फंसाना होता है, याद रखिएगा। इम्प्लीकेट का मतलब फंसाना होता है। वहीं इग्जोनिरेट जो है, इग्जोनिरेट का मतलब होता है किसी को छोड़ना या फिर अपराध मुक्त करना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, छोड़ना हो जाएगा। तो ये जो है एक दूसरे का क्या हो जाएगा यहाँ पे, विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। उसके बाद जो है अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ, 18 में दिया हुआ है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या करना है, करेक्ट ये जो है वर्ड इसमें फिल करना है। दिया हुआ है सेंट रविदास वाज ए बाय प्रोफेशन। यहाँ पे जो है क्या करना है, भरना है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है कॉबलर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉबलर हो जाएगा। कॉबलर का मतलब क्या होता है, मोची होता है। कॉबलर का मतलब क्या होता है, मोची होता है। ठीक है, तो यहाँ जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। सेंट रविदास वाज ए कॉबलर बाय प्रोफेशन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस दिया है कि नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर, और यहाँ पे जो है क्या है, ब्लैंक है। और उसके बाद दिया हुआ है प्रेजेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो इज दिया हुआ है, ये इज जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। वाक्य में वर्ब नॉर के बाद आने वाला सिंगुलर नाउन के अनुसार होता है। ठीक है, सिंगुलर नाउन के अनुसार होता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो टीचर है इन्हीं के हिसाब से जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब का इस्तेमाल होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 में चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड।
तो और वर्ड दिया हुआ यहाँ पे प्रोटेस्ट, क्या दिया हुआ है, प्रोटेस्ट दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोटेस्ट का अर्थ है विरोध करना, और इसका सबसे नज़दीकी अर्थ जो होता है वो होता है टू ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है, केवल ओ, केवल ओ ग्रुप वाले व्यक्तियों से जो है वह रक्त ले सकता है। नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर में कि पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उबालना। उबालना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद जो है देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का विक्षेपण। क्या हो जाएगा, प्रकाश का विक्षेपण हो जाएगा। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है, प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है, याद रखिएगा। प्रकाश के प्रिज्म से होकर गुजरने पर विभिन्न रंगों के प्रकाश में बट जाने को परिक्षेपण कहा जाता है। और सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का जो विक्षेपण होता है सबसे अधिक, एवं लाल रंग का विक्षेपण जो है सबसे कम होता है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कौन सा पहला तत्व है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन जो है वह पहला तत्व है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि घरेलू प्रशीतित या रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाए जाते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ फ्रेऑन। फ्रेऑन जो है प्रशीतक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि सिरका किसका जलीय विलयन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक एसिड का। किसका, एसिटिक एसिड का, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 27 नंबर में जो है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आभासी। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है, याद रखिएगा। जब वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें अभिसरित हो रही है तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब को प्रकाशिकी में आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अणु। क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजोइक एसिड, यानी बेंजोइक अम्ल हो जाता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है, तो ये प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल। ठीक है, बेंजोइक अम्ल प्रयुक्त में होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है किससे। सही आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर से। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो वो मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, याद रखिएगा। ठीक है, वही अगर बात करें हाइड्रोमीटर की, तो हाइड्रोमीटर से जो है जल का घनत्व मापा जाता है। क्या मापा जाता है, जल का घनत्व मापा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल का घनत्व हो जाएगा। और बात अगर लैक्टोमीटर की करें तो लैक्टोमीटर से जो है दूध का घनत्व मापा जाता है। और पोटेंशियोमीटर जो यहाँ पे दिया हुआ है, इससे क्या होता है कि विद्युत परिपथ अथवा सेल का विभव मापने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है कि रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयन मंडल हो जाता है। ठीक है, और वायुमंडल जो है, वायुमंडल संस्तरों में आयन मंडल जो है 80 से 400 किलोमीटर के बीच में स्थित है। 80 से लेके 400 किलोमीटर के बीच में जो है कौन स्थित है, आयन मंडल स्थित है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें दिया हुआ है कि भोपाल में गैस त्रासदी किस कारण घटी थी। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल में गैस त्रासदी जो है इसी गैस की वजह से हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की वजह से हुआ था। और ये घटना जो घटित हुआ था वह 1984 में घटित हुआ था, याद रखिएगा। भोपाल में 1984 में जो है यह घटना घटित हुआ था। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि छोटी माता या चिकन पॉक्स पैदा की जाती है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वेरियोला विषाणु द्वारा। छोटी माता या चिकन पॉक्स जिसको बोला जाता है वह पैदा की जाती है किससे, वेरियोला विषाणु यानी कि वेरियोला वायरस के द्वारा,
याद रखिएगा। उसके बाद जो है अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर की टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह। मधुमेह को जो है टीका यानी कि इंजेक्शन से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। मधुमेह को ही डायबिटीज़ कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। मधुमेह को ही डायबिटीज़ कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है कि मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है। मिनी माता रोग जो है वह किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है, पारद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में पारद जो दिया हुआ है यही इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन 36 नंबर में कि दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम से। दांत और हड्डियां जो है किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं, तो यह प्राप्त करते हैं कैल्शियम से। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 37 नंबर में कि लॉर्ड माउंटबेटन ने किसको वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर जो है संबोधित किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आगार राज्य सही सुमेलित नहीं है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है देहांग दिबांग उत्तराखंड, ये जो है सही आंसर इसका यहाँ पे नहीं होगा। देहांग दिबांग जो है वह अरुणाचल प्रदेश राज्य में सियांग और दिबांग घाटी के हिस्से में स्थित है। तो यहाँ पे उत्तराखंड के बजाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जो है रहता, तो ये सही आंसर रहता। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सुमेलित नहीं है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 39 नंबर में दिया हुआ है। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित नाभिकीय संयंत्रों को उनके स्थान पर 7 सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, और बी का जो है क्या हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। याद रखिएगा, बी का क्या हो जाएगा, 3, और सी का जो है 2 हो जाएगा। सी 2 हो जाएगा, और काकरापारा ये जो है गुजरात हो जाएगा। तो नाभिकीय संयंत्रों को उनके स्थान पर जो है यही जो है मैचिंग सही हो जाएगा। कलपक्कम जो है कहाँ है, तमिलनाडु में। कलपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में है। उसके बाद नरोरा जो है यह उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है तारापुर, तो तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। और काकरापारा जो है यह गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है कि भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। हॉकी से जो है ध्यानचंद संबंधित रहे हैं, याद रखिएगा। उसके बाद अब देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 42 नंबर में कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरीद। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था, फरीद था, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन है 43 नंबर में। 43 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1885 में। कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1885, 28 दिसंबर 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 में जो है इसकी जो है स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, याद रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है एलन यानी कि ए.ओ. ह्यूम ने किया था, ये भी याद रखिएगा। और इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी वह बम्बई में हुई थी। ठीक है, और उसकी जो अध्यक्षता जो किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे कि व्यपगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है। व्यपगत के सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है, सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है व्यपगत के सिद्धांत से संबंधित रहा है। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है कि सत्तरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। सत्तरिया जो है किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है, इसका सही आंसर हो जाएगा असम। ये जो है असम की शास्त्रीय नृत्य शैली है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 46 नंबर कि सूची 1 और सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ए का क्या हो जाएगा, 4। यानी कि मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार किससे है, अमेरिका का अधिकार पत्र,
ठीक है। उसके बाद बी जो है 3 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि राज्य की जो नीति निदेशक तत्व है वह आयरिश संविधान से। और उसके बाद सी का 1 हो जाएगा, सी का 1 यानी कि संसदीय सरकार जो है किससे है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और डी जो है वह 2 हो जाएगा, यानी कि केंद्र राज्य संबंध जो है वह कनाडा के संविधान से जो है लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 47 नंबर में कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। प्रथम ओलंपिक खेल जो है कहाँ हुए थे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूनान में। कहाँ हुआ था, यूनान में हुआ था प्रथम ओलंपिक खेल, याद रखिएगा। और आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ जो है वह 1896 ईस्वी में हुआ था, यह भी याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या है कितनी। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी 19। स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या है 19, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जेलेपला दर्रा स्थित है कहाँ। जेलेपला दर्रा स्थित है कहाँ, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम में। कहाँ स्थित है जेलेपला दर्रा, तो यह सिक्किम में स्थित है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह है गोदावरी, ठीक है। क्या है, गोदावरी है। और गोदावरी को दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है, ये भी याद रखिए। ये जो क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में रिपीटेड होते रहता है। दक्षिण का गंगा जो है किसे कहा जाता है, गोदावरी नदी को ही कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया है कि कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है कहाँ। कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है कहाँ, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको में। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, मैक्सिको में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि स्वत्व गुण धर्म की न्यायशीता का सिद्धांत किसने दिया। सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा जो है यह सिद्धांत दिया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि जापान की करेंसी क्या है। यहाँ पे पूछा जा रहा है जापान की करेंसी क्या है, सही आंसर हो जाएगा येन। जापान की करेंसी क्या है, येन है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर में कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा से। कहाँ से, धौलावीरा से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया हुआ है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग जिसको बोला जाता है, कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो वह सौंपता है राष्ट्रपति को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है 7। टोटल 7 देश आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत, ठीक है। और वो देश कौन कौन सा है, भारत है, बांग्लादेश है, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एवं मालदीव, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। सही आंसर हो जाएगा इसका शहनाई से। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किस शासक ने किया था। सही आंसर हो जाएगा इसका बलबन। बलबन के द्वारा जो है तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश जो है किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है। सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है, सही आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 के तहत जो है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। कौन सा, अनुच्छेद 53 के तहत, याद रखिएगा अनुच्छेद 53 के तहत। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए गोवा में। गोवा में जो है इसका समान नागरिक संहिता जो है लागू किया हुआ अनुच्छेद 44 के तहत। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन है 61 नंबर की केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिकमंगलूर। क्या हो जाएगा, चिकमंगलूर में जो है केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र स्थित है, याद रखिएगा। और यह चिकमंगलूर कहाँ है, तो यह है कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 62 नंबर दिया हुआ है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुआ था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है 1928, ये जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 1928 में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। उसके बाद जो है
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 63 नंबर में कि महाजन समिति का संबंध किस उद्योग से संबंधित है। महाजन समिति का संबंध जो है वह किस उद्योग से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी उद्योग से। चीनी उद्योग से जो है यह संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू किए जाने का प्रावधान है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 के तहत जो है सारे देश में जो है समान नागरिक व्यवस्था लागू किए जाने का प्रावधान है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 65 नंबर में। 65 नंबर में दिया हुआ है कि ईवीएम का पहला प्रयोग कब हुआ था। ईवीएम का यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो है पहली बार प्रयोग कब किया गया था। सही आंसर हो जाएगा इसका 1999 यानी कि 1999 ईस्वी में जो है इसका पहली बार प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है सन्यात सेन। सन्यात सेन को जो है चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है बास्पोरस जल डमरू मध्य। ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 69 नंबर में कि सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के सतह का जो तापमान होता है वो लगभग कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। वही बात करें अगर उत्तरी गोलार्ध का, तो उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर जो है सबसे छोटा दिन होता है, याद रखिएगा। और हम लोग उत्तरी गोलार्ध में ही रहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेलेस्टे सोलो। क्या हो जाएगा, सेलेस्टे सोलो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीत लिया है। सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान को हराकर। किसको हराकर, पाकिस्तान को हराकर जो है ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने जीत लिया है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम है क्या। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान जो है विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम है। नेक्स्ट देखेंगे 74 नंबर में दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईरान के द्वारा जो है अपना पहला फतह नामक पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया गया। नेक्स्ट देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि DRDO ने ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार का मिसाइल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है। ये कौन सा मिसाइल है, सतह से सतह पर मार करने वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए नेपाल। ठीक है, नेपाल के प्रधानमंत्री जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर में दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सांची। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है, तो यह विकसित किया जा रहा है सांची को। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के द्वारा जो है फ्रेंच ओपन टेनिस 2023 का खिताब जीता गया, याद रखिएगा। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है
कि लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के वर्तमान में जो है गवर्नर है और इन्हीं को जो है लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा जो है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत को चुना है। किसको चुना है? भारत को चुना है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गीता प्रेस को। गीता प्रेस जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना जो है शुरू करी गई है। अब भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मैथ का क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि 3 क्रमागत बट्टों 20%, 15% तथा 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा? देखिए इस टाइप के सवाल में सबसे पहले क्या करेंगे, इस दो जो क्रमागत बट्टा दिया हुआ है पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है हल करेंगे। तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे। इसका क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस यहाँ पे क्या करेंगे, -20 ले लेंगे, -20। और उसके बाद 15% दिया हुआ बट्टा, तो फिर इसमें माइनस फिर 15 कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और उसके बाद फिर 20 गुना में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा और इसके बट्टे में हो जाएगा 100। तो 20 से 100 में काटेंगे, 20 पंचे 100 हो जाएगा। और 5 से 15 में काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तिये 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये 20 और ये 15 है, दोनों जुड़ जाएगा। तो दोनों जो जुड़ जाएगा तो इसका जो है माइनस में ही रहेगा। तो 20 15 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 35 हो जाएगा। और प्लस जो है ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे +3 हो गया। तो फिर क्या हो जाएगा, ये -35 में से +3 जो हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -32। ये देखिए ये तो हो गया 20 और 15 का जब हम लोग हल किए तब कितना हो जाएगा, -32 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए फिर आगे क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -32। और उसके बाद जो है फिर 10% का बट्टा फिर से देना है। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -10 हो जाएगा। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। फिर क्या हो जाएगा, 32 गुना में 10 बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 0 कट गया। और इस 10 से जो है 32 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 3.2 हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा। अब देखिए इस 32 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -42। और ये इसके बाद ये प्लस आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3.2। अब -42 में से 3.2 जो घटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 38.8 हो जाएगा, यानी 38.8। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि 5 से विभाज्य 5 लगातार संख्याओं का योगफल 165 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या हो जाएगा। अच्छा, 5 से विभाज्य 5 लगातार संख्याओं का योगफल कितना दिया हुआ है, 165 दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, 165 में 5 से क्या करेंगे, भागा देंगे। इसमें जो भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 तिया कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, हाथ में 1 और फिर 5 तिया 15, यानी कि कितना आएगा, 33 आएगा। अच्छा, टोटल जो है, टोटल यहाँ पे कितना संख्या दिया हुआ है, 5 संख्या दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। अच्छा, 5 जो दिया हुआ है इसमें से एक जो है निकल गया, कितना, 33। तो ये बीच वाला जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अब इसके जो जस्ट पीछे वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 33 में से 5 जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और 28 में से फिर 5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23। उसके बाद जो इसका अगला हो जाएगा 33 5 क्या हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा। और उसके बाद फिर उसका अगला जो है वो कितना हो जाएगा, 38 5 कितना हो जाएगा, 43। तो ये जो है आपका पांचों संख्या जो है, ये पांचों संख्या हो गया 23 28 33 38 और 43। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 43 है। और सबसे छोटी संख्या क्या है, 23 है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 43 माइनस क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो 43 में से 23 घट जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 20 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। उसके बाद अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 85 नंबर में दिया हुआ है। कह रहा है कि 180 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पेड़ को 15 सेकेंड में पार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा, पार करती है। तो ट्रेन की गति क्या होगी, ट्रेन की गति यानी कि चाल पूछा रहता है। तो चाल बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा में समय हो जाएगा।
क्या हो जाएगा यहाँ पे, गति अगर पूछ रहा है तो गति बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा में क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ठीक है, तो दूरी जो है यहाँ पे क्या है 180 मीटर है, और समय जो है क्या है 15 सेकेंड है। तो इसको काटेंगे 15 से 180 में कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 मीटर, क्या हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 154 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है, 154 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वृत्त की परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे, परिधि बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 2πr होता है। और परिधि का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 154 दिया हुआ है। तो 154 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2πr। इसको जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जगह यहाँ पे बचाने आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3000 रुपया के मूलधन पर 5 वर्ष में एक व्यक्ति को 1950 रुपया का साधारण ब्याज किस दर से मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे मूलधन जो है, मूलधन यहाँ पे कितना है 3000 रुपया है, और ब्याज यानी कि SI जो है यह कितना रुपया है 1950 रुपया है, और टाइम यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5 वर्ष दिया हुआ है। तो इसका जो है क्या कह रहा है निकालने के लिए, दर निकालने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, दर निकालने के लिए कह रहा है। तो दर जो है आप लोग ऐसे करके भी निकाल सकते हो, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100। इस फॉर्मूला से जो है आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि 4 लड़का एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो 15 लड़का उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। ये देखिए ये जो है इस बेस पे बन जाएगा M1 D1 बराबर M2 D2। इस फॉर्मूला से जो है आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यानी कि M1 और D1, यानी कि M1 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अगुना D1 में क्या हो जाएगा यहाँ 15 हो जाएगा, फिर बराबर M2 जो है यहाँ पे कह रहा है, तो M2 यहाँ पे हो जाएगा 15, अगुना D2 जो है D2 ही यहाँ पे निकालने के लिए कह रहा है कि कितने दिन में काम कर सकता है। तो D2 जो है यहाँ पे निकालिएगा, तो 4 गुना में 15, ये देखिए 15 15 कट जाएगा, तो D2 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 89 नंबर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि आयत की परिधि क्या होगी, आयत की परिधि क्या होगी यदि आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो जो उसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। अब देखिए आयत की परिधि जो यहाँ पे बोला जा रहा है, आयत की परिधि का मतलब यहाँ पे है आयत की परिमिति से, किससे है, आयत की परिमिति से है यहाँ पे मतलब। ठीक है, आयत की परिमिति से यहाँ पे मतलब है। तो आयत का परिमिति क्या हो जाता है यहाँ पे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला पे जो है आप लोग इसको आराम से बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है जो उसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। अच्छा मान लीजिए कि अगर लंबाई यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि इसकी चौड़ाई से ये कितना ज़्यादा है 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि चौड़ाई जो है इससे कम 6 सेंटीमीटर कम होगी, तो चौड़ाई का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तब इस फॉर्मूला पे जो है आप लोग इसको बना लीजिएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और प्लस में चौड़ाई जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको जो है आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 90 नंबर में, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 अंकों का अनुपात 4:5 है तथा इसका लॉस यानी कि LCM जो है कितना है 80 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए सबसे पहला बात इसको कैसे बनाइएगा, फर्स्ट और सेकंड ऐसे करके लिख लीजिएगा, और दोनों का रेशियो दिया हुआ है 4:5, 4:5 दिया हुआ है। इसका LCM कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है। तो इसको क्या कीजिएगा कि आप x मान लीजिएगा ऐसे करके, तो 4x गुना में 5x अब बराबर में क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 20 चौका 80, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इन संख्याओं का योग कितना होगा, तो योग निकालने के लिए देखिए यहाँ क्या कीजिएगा 4 वैल्यू निकला है, तो 4x को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16 हो जाएगा। अब प्लस में 4 को इस 5 में अगर गुना करेंगे तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 16 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 वर्ष पहले 3 व्यक्तियों के एक परिवार की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु वही रहती है जो 5 साल पूर्व थी। तो बच्चे की आयु जो यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए इस टाइप के सवाल में सबसे पहले क्या कीजिएगा कि 5 वर्ष पूर्व कह रहा है कि 3 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु 20 है, तो 5 वर्ष यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले 5 वर्ष
पूर्व जो है इसकी आयु का योग क्या हो जाएगा। औसत अगर 20 दिया हुआ है तो 3 व्यक्तियों का आयु का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 में 3 से गुना कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा। ये है 5 वर्ष पूर्व के आयु का योग। अब क्या करेंगे, वर्तमान आयु का योग निकालेंगे। क्या करेंगे, वर्तमान आयु का योग यहाँ पे निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, तो 5 वर्ष पूर्व अगर 60 है, तीन तीन व्यक्तियों का आयु का योग, तो वर्तमान में निकालने के लिए क्या करेंगे, 60, ये तो 5 वर्ष पूर्व का है। आप प्लस में अगर वर्तमान निकालना है तो क्या करेंगे, तीनों में 5-5 वर्ष ऐड कर देंगे, तीनों व्यक्तियों में। तो तीनों व्यक्तियों में जब 5-5 वर्ष ऐड करेंगे तो 3 को 5 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 60 15 75 वर्ष। यानी कि ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो है इन 3 व्यक्तियों के आयु का योग जो है वो कितना है, 75 वर्ष है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, उसमें कह रहा है कि फिर एक बच्चे के जन्म जो है, एक जन्म के बाद परिवार की औसत आयु वही रहती है। तो वर्तमान में, अब वर्तमान इसका जो है वर्तमान आयु का योग निकालने के लिए चारों लोगों का, 3 व्यक्ति और एक बच्चे का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 को 4 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे आयु का योग निकालने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 80 वर्ष हो जाएगा। अब मान लीजिए कि वर्तमान में अगर चार लोगों का आयु का योग अगर 80 है, जिसमें कि एक बच्चा शामिल है, और वर्तमान में 3 लोगों के आयु का योग अगर 75 वर्ष है, तो आप बच्चे का ये निकालने के लिए, उम्र निकालने के लिए क्या कीजिएगा कि 80 माइनस क्या कर देंगे, 75 कर देंगे। टोटल कितना हो जाएगा, 80 माइनस 75 में 5 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राधा 20 संतरा बेचकर 25 संतरा की लागत वसूल लेती है, तो राधा की लाभ प्रतिशत कितनी होगी। अच्छा, सबसे पहले 20 संतरा बेचकर कह रहा है यहाँ पे, तो 20 संतरा बेचने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, यानी एसपी हो जाएगा। और ये 25 संतरा की लागत मूल्य से लागत वसूल लेती है, तो लागत का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25 कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी हो जाएगा। अब देखिए ये एसपी, अब बट्टा में ये सीपी आ जाएगा, ये सीपी अगर आ जाएगा तो यहाँ पे ये कितना रह जाएगा 25, और ये 20 क्या हो जाएगा, इसके बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, 20 अगर इसके बट्टा में आ जाएगा तो सेलिंग प्राइस का वैल्यू जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, और कॉस्ट प्राइस का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी कि वो खरीदा 20 में और बेचा कितने में, 25 में। तो इसका लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे लाभ निकालने के लिए क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 25 में से जो 20 घटेगा तो यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे आइए लिखते हैं, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और बट्टा में जो है क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 20, और गुना में प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो 20 से 100 में भाग देंगे, कितना हो जाएगा 5, 5 को 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 25% जो है प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे 25%। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में जो है कि यदि सीता की आय गीता की आय से 25% कम हो, तो गीता की आय सीता की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है। देखिए यहाँ इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सीता, यहाँ पे लिखेंगे सीता, और यहाँ पे लिखेंगे गीता, लिख लिए। कह रहा है कि सीता की आय गीता की आय से 25% कम है, तो गीता की आय के लिए क्या करेंगे, हम लोग 100% मान लिए। तो सीता की आय ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी, 25% अगर कम होगी तो 75 हो जाएगी। ठीक है, 75 हो जाएगी यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 25 या 75, और 25 चौके 100, यानी सीता की आय कितनी हो गई अब 3%, और गीता कितना है 4। तो इसका मतलब है कि गीता को अभी भी सीता से कितना 1% जो अधिक मिल रहा है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, और सीता की आय कितनी है 3, 3 यहाँ पे नीचे रहेगा। इसको 100 से क्या कीजिएगा, गुना भागा कर दीजिए, 100 से इसको भागा कीजिएगा, यहाँ 33.1/3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि रमेश के वेतन का 30% श्याम के वेतन के साथ जोड़ा जाता है, तो श्याम अपने पूर्व वेतन का 150% हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग रमेश का वेतन जो है मान लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, रमेश का वेतन जो है यहाँ पे मान लेंगे। तो रमेश का वेतन यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे, और श्याम का वेतन जो है क्या करेंगे, वाई मान लेंगे। श्याम का वेतन कितना मान लेंगे, वाई मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि रमेश के वेतन का 30% श्याम के वेतन के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसको श्याम का वेतन कितना है वाई, और इसको जो है किसके साथ जोड़ा जाता है, रमेश के वेतन का 30%। तो रमेश का वेतन कितना है एक्स पर, एक्स माने हुए हैं, तो एक्स का कितना हो जाएगा, ये 30% हो जाएगा, 30% हो जाएगा। और बराबर कह रहा है कि तो श्याम अपने पूर्व वेतन का 150% हो जाएगा। तो श्याम का पूर्व वेतन कितना है वाई है, और ये किसके बराबर हो जाएगा 150%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस एक्स का 30% और बराबर में y का 150%। इसको जो है आप लोग क्या कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा।
उसके बाद अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। अच्छा, कीड़ा से क्या होता है? रोग होता है। कीड़ा से क्या होता है? रोग होता है। तो युद्ध से क्या होता है? युद्ध जब भी होता है तब क्या होता है? विनाश होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रवि दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। रवि दक्षिण की ओर, अच्छा सबसे पहले जो यहाँ पे दिशा देखिए, ये अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट है, यहाँ से अगर सीधे आगे की ओर बढ़ता है तो ये पूरब हो जाता है। क्या हो जाता है? ये पूरब यानी ईस्ट हो जाता है। नीचे की ओर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साउथ यानी कि दक्षिण हो जाएगा। और ऊपर की ओर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और ये इधर पीछे की ओर जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा यानी कि पश्चिम हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है सवाल में कि रवि दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करेगा तो किधर? इधर आएगा। उसके बाद कह रहा है कि वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। तो दाईं ओर मुड़ने का मतलब है ये किधर? इधर मुड़ जाएगा। ठीक है, वो अपने दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर क्या करता है? चलता है। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 15 मीटर हो जाएगा, चलता है। उसके बाद कह रहा है कि वह दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ता है। उसके बाद क्या करता है? वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर मुड़ने का मतलब है कि फिर वो इधर की ओर चलना चालू कर देता है। वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 20 मीटर। कितना? 20 मीटर चलता है। अब कह रहा है कि वह किस दिशा की ओर मुड़ा है। तो अभी जो वो किधर मुड़ा हुआ है? ये दक्षिण की ओर ही मुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए राधा कहती है। कौन कहती है? राधा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे राधा लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? राधा लिख लेंगे। और किसकी ओर इशारा कर रहा है? तो महिला की ओर। तो यहाँ पे क्या करेंगे? महिला लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? महिला हो जाएगा। यहाँ पे राधा हो गया। कह रहा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए राधा कहती है कि वह मेरी दादी, दादी कह रही है, यहाँ पे क्या करेंगे? दादी लिख देंगे। वह मेरी दादी की एकमात्र संतान, दादी की एकमात्र संतान। ठीक है, दादी की एकमात्र संतान का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? राधा की ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे पापा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे राधा का पापा हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है। एकमात्र संतान की क्या है? ये महिला बेटी है, बेटी है। अच्छा, अगर राधा का ये जो है पापा है और पापा की बेटी जो है राधा का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इसकी बहन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से सही जल प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो इसका जो जल प्रतिबिंब हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 दिया हुआ है। तो 5 का जल प्रतिबिंब ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में ये हो जाएगा। ओ जो है ये हो जाएगा। फिर जे जो है ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दिए गए पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक कौन होगा? अच्छा देखिए इस टाइप के सवाल में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? 2 डैश को एक साथ लेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए एक डैश ये हो गया, एक ये हो गया, इसको क्या करेंगे? यहाँ पे डिजिट देखेंगे कि सेम डिजिट, मतलब कोई डिजिट जो है यहाँ पे मैच कर रहा है कि नहीं। 2 मैच कर रहा है या 1 मैच कर रहा है या कोई बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। और सबका जो है अलग अलग कंडीशन होता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए कौन सा मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ भी 4 है। उसका 1 है इसमें नहीं, 1 नहीं है, फिर 5 है इसमें नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सिर्फ एक एक जो है यहाँ पे मैच कर रहा है। अच्छा देखिए जब 2 डैश लेंगे और दोनों में जब एक एक संख्या मैच करेगा तो इसको क्या करेंगे? या तो क्लॉकवाइज यानी कि दाएं तरफ, या नहीं तो फिर एंटी क्लॉक यानी कि बाएं तरफ जो है उसको लेके क्या करेंगे? ऐसे करके घुमा देंगे। ऐसे करके क्या करेंगे? घुमा देंगे। अब देखिए 4 है तो 4 से क्या करेंगे? ऐसे करके घुमा देंगे। और फिर ये 4 है तो इसको भी क्या करेंगे? ऐसे करके घुमा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके लिए क्या हो जाएगा? 4 फिर 5 फिर 1। और फिर इसके में क्या हो जाएगा? ये इसका भी सेम ऐसे ही होगा, 4 3 2। अब यानी कि 1 के अपोजिट में 2 है, 5 के अपोजिट में 3 है। तो जाहिर सी बात है कि 5 के अपोजिट 3 और 1 के अपोजिट 2 हुआ तो 4 के अपोजिट में क्या हो जाएगा? तो एक डैश में जो है टोटल 6, टोटल कितना होता है? 6 होता है। तो 4 के अपोजिट में क्या हो जाएगा? 6 बचा हुआ है। 6 बचा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा।
अब आइए देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट 1 का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दिए गए समीकरण गलत है, इसे सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में अदला बदली करनी चाहिए। देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है इसको चेक करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ 20 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह दिया हुआ है तो इसको प्लस के चिन्ह जो है गुना के चिन्ह में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 20 गुना में हो जाएगा 14, और उसके बाद भागा दिया हुआ है, भागा दे देंगे, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 35, और उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस, फिर 10, और गुना का चिन्ह है तो इस ये किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो 20 को 14 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 280। फिर भागा का चिन्ह दिया हुआ है 35, क्या हो जाएगा 35, और माइनस में 10, प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 12। अब देखिए 35 से जब 280 में भाग देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 8। फिर हो जाएगा यहाँ पे -10, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 12। तो देखिए ये 12 और 8 मिलके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20, अब माइनस में 10 हो जाएगा तो बराबर में कितना हो जाएगा 10। तब देखिए ये 10 अब बराबर में ये 10 हो गया। तो यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था एडुटेरिया प्रकाशन की तरफ से जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए नया जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया वॉल्यूम 1, इसका जो है टोटल 100 क्वेश्चन जो आज हम लोग कवर किए, जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश, जीके जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड जो है क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो सेट था प्रैक्टिस सेट 1 काफ़ी अच्छा लगेगा। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों को इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।